अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हम रमजेश नावल की न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट इट। 10 मिनट बाद इसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दाखिल होते देखे जरान के लब्बों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। वो ब्लू जीन्स पर सफेद शर्ट पहने हुए था, जिस पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुए थी। नीली आंखों में इश्तियाल की सुर्खी वाजिया नजर आ रही थी। अबीर जरान के साथ स्याह चादर ओढ़े खड़ी थी। असफन को आते देखे वो हैरान हुई थी। वो नजर झुकाए अपना निचला लब पूरी तरह काट गई थी। असफन ने जरान के मुकाबिल आते से सर्द सुरख आंखों से घूर कर देखा। नहीं संभाली जाती तुझसे बहन की जिम्मेदारी। बीवी होती तो इसे भेजता, इसे ऐसे अकेले टैक्सी में। असफन गुस्से से जरान का गिरेबान जगड़ते इसके जिबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार चुका था। तेरे होंठों का हाल देखकर तुझ पर रहम आ गया, वरना इससे ज्यादा कुव्वत से मुक्का तेरे जबड़े पर मारता। मुझसे पहले ही इन होंठों पर कोई सफाकी दिखा चुका है। जरान ने असमन का वार सहते अपने होंठ से निकला खून अंगूठे से साफ करते इसे मुश्तिल निगाहों से घूरते कहा। इसके गर्म हाथ इसे छूते जरान को इसी पल इस पर पावर करवा चुके थे। वो तो आग की मानंद तप रहा था। वो बमुश्किल ही यशवंत की हालत देखते अपने अंदर उठते इज़्तिराब पर ही काबू पाए हुए था। जरान की बात पर पीड़ की रंगत फक हुई थी। अश्विन भी लब बेचते खामोश हो गया था। बकवास बंद कर अपनी। अश्विन ने इसे सर्द निगाहों से घूरते भीड़ की तरफ देखा जो नजरें झुकाए लब काटते खड़ी थी। चलो। अश्विन सच तो स्पॉट लहजे में भीड़ से कहते कॉरिडोर से बाहर की तरफ बढ़ा। लल्ला, आप मुझे खुद भी छोड़कर आ सकते थे। असफंदियार खान को क्यों बुलाया। अबीर की बात पर असफंदियार खान के भारी कदम रुके थे। गले में गिल्टी सी भरकर मधूम हुई थी, आंखों में नमी के साथ हाथों की मुट्ठियां भींची थी। वो गहरे सांस लेता अपने भारी कदमों की दमक से आगे बढ़ गया। तुम जानती हो अबीर, इस वक्त कोई ड्राइवर नहीं था। तुम्हें टैक्सी से भेजने से ज्यादा असफंदियार खान के साथ भेजना सेफ है। फरहान ने संजीदगी से जवाब दिया। लल्ला, अगर आप गेम खेल रहे हैं, दोस्ती की आड़ में असफंदियार खान से हमदर्दी निभा रहे हैं तो बता दूं, मैं असफंदियार खान को माफ नहीं करूंगी। मैं सारी उम्र इसकी होकर रहने को तैयार हूं, मगर इसे शोहर का मुकाम कभी नहीं दोगे। याद रखिएगा ये बात। अबीर अंगशत शहादत की उंगली उठाए जरान की आंखों में देखते फीके लहजे में बोली। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ अबीर। मुझे लगता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं असफंद यार खान का बनकर भी रहने की। जब खला का ऑप्शन मौजूद है, फायदा ये बेकार से टूटे बंधन में बंद कर रहने का। इसे भी आजाद कर और खुद भी आजाद हो जाओ। वैसे भी जो तस्वीर असफंद यार खान ने भेजी थी, अगर वो सच है तो मुझे लगता है तुम्हें सच में असफंद को माफ नहीं करना चाहिए। असफंद किसी लड़की को डिजर्व करता है, मेरी पाक साफ बहन को डिजर्व नहीं करता। जरान ने इसके सर पर हाथ रखा था। लाला, आपने तो कहा था वो तस्वीरें फेक है। अबीर गहरे सांस लेते बमुश्किल ही बोली थी, साथ ही इसने कांपते हाथों से दीवार का सहारा लिया। मेरे कहने से क्या होता है, बात इतबार की है जो तुम्हें इस पर नहीं है। मुझे असफंद यार खान पर इतबार है। हो सकता है वो फेक हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो असली हो। तुम्हारा दिल भी तो यही कहता है कि वो असली तस्वीरें हैं। और सच बताऊं, मेरा दिल भी अब असफंद यार खान पर इतबार नहीं कर रहा। आखिर वो क्यों ये फेक तस्वीरें बनाएगा, ये बच्चों वाली हरकत क्यों करेगा। असफंद यार खान के लिए ऐसी बेहया औरतें होनी चाहिए। अच्छा है तुम्हें तलाक देकर वो ऐसी ही किसी लड़की से शादी कर ले। मैं अपनी बहन को इस जैसे बदकिरदार अय्याश इंसान के साथ अब नहीं रहने दे सकता। जरान अबीर के पथराए वजूद पर एक नजर डालते लंबे लंबे ठग बढ़ता चला गया था। अबीर दीवार के साथ टेक लगाए अपने दिल पर हाथ रखे गहरे सांस लेते आंखें मैच गई थी। आंखों से मोती टूटकर आर्ज पर बरसे थे। अच्छा है वो तुम्हें तलाक देकर ऐसी ही किसी लड़की से शादी कर ले। मैं अपनी बहन को इस जैसे बदकिरदार अय्याश इंसान के साथ रहने नहीं दे सकता। जरान के लफ्ज इसे दहका गए थे। क्या इतना आसान था इस नीली आंखों वाले खान को किसी और को सौंपना। अरे हाँ। पूर को कमर से जकड़ते शावर के नीचे खड़ा इसके लंबों को जकड़ते इसकी सांसों को कतरा कतरा पी रहा था। वो ब्लैक ट्राउजर में मलबूस शर्ट लेस शावर के नीचे खड़ा था। हूर घुटनों से भी ऊपर बाथरूम गाउन में मलबूस थी, जो वो सीने से दोनों हाथों से जकड़े हुए थे। वो इसके साथ शावर बिना किसी पर्दे के लेना चाहता था, मगर हूर इसी शर्त पर इसके साथ शावर लेने पर राजी हुई थी। वो बाथरूम गाउन में ही शावर लेगी। एक ही तरह शावर, अभी जरा कपड़े पा के लेना। वो पता नहीं वो इसकी शर्त कैसे मान गया था, मगर इसे गोद में उठाए वो वॉशरूम में ले आया था। अब पिछले 10 मिनटों से वो इसकी सांसें पी रहा था। वो रात से इसकी जुनूनी सैटे हकान हो रही थी। वो इतना रोमांटिक होगा इसे अंदाजा न था। अपनी ही सोच पर वो बुरी तरह झंझलाई थी। मुकाबिल
इतना ही रोमांटिक था वो जानती थी। इसी रूप से तो इसकी जान जाती थी। छोड़ दो बाथरोब को मेरी जान, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं मूव नहीं करूंगा। अरहाम ने इसके लब्बों को आजाद करते इसे यूं सीने से हाथ रोक करके जगड़ते देखते शरारती लहजे में कहते सरगोशी कहते, मतलब उसने अपने बाथरोब को पकड़ा हुआ था ना जोर से, इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं रिमूव करूंगा, छोड़ दो। मेरी मर्जी का से कितनी चल रही है मैं जानती हूँ। ओ भी है क्यों, ओ दी प्यो। और गहरे सांस लेते इसके चुटानी सीने में आन समाई थी। इसके सामने यह हुलिया इसे शर्मो खपत में मुब्तला कर रहा था। रात से इसकी शिद्दतें याद करते शराम के सामने नजरें नहीं उठाई जा रही थी, मगर वो बेशरम बना हर दूसरे लम्हे इसके साथ गहरी शरारत करता था। इस मामले में तुम्हारी कभी मर्जी चल भी नहीं सकती। अरहाम एक हाथ से इसे कमर से दबोचते खुद में भेजते, दूसरे हाथ से इसके बालों को गद्दी से दबोचते इस गर्दन को झटका देते इस पर झुके अपने दांत काट गया। और अपने बाथरूम गाउन को अभी भी दोनों हाथों से जकड़े खड़ी थी। वो किसी चीज का दुश्मन था, वो जानती थी। इसकी शिद्दत वहां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरहाम इसे घूरते हुए इसके हाथ वहां से हटाते, इसकी कलाइयां जगड़ते, दीवार के साथ लगाते, इसकी गर्दन पर झुकते, वहां अपने पुरतपश लब रखते, इसकी गर्दन को सुलगाते, इसकी गर्दन पर फिर से गहरे निशान दे गया था। इसकी शिद्दत और नीम गर्म रूप शावर से गिरते पानी से हूर की सांसें गहरी हो रही थी। वो अब इसकी कलाइयां अपने एक हाथ से ऊपर पिन करते, इसकी गाउन की डोरी खोलते, इसकी धड़कनों पर झुका। हूर गहरे सांस लेते आंखें मैच चुकी थी। वो इसमें मुकम्मल तोड़ खोया हुआ था। मामा, पापा। फ्रीजे की आवाज पर अरहाम हूर से झटके से दूर हुआ था। हूर ने भी परेशान होते अपने गाउन की डोरी बंद की थी। अरहाम ने जल्दी से शावर बंद किया। मामा, पापा, फ्रीजे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। जी पापा की जान, जी फ्रीजे जान। वो दोनों परेशान होते एक आवाज में जल्दी से इसे पुकार उठे। दूसरे लम्हे दोनों ने परेशान होते एक दूसरे को देखा था। हूर तो अपने लंबों पर दोनों हाथ रख चुकी थी। वो दोनों इकट्ठे वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, वो क्या जवाब देगी, वो कितने क्वेश्चन पूछती थी, हर बात में सोच करती थी। हूर अपने लब काटते बुरी तरह परेशान हुई थी। प्रीति के रोने की आवाज सुनते इसकी आंखें शिद्दत से भीगी थी। इसका रोना इसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। मम्मा, पापा, आप दोनों वॉशरूम में हैं। प्रीजे अब रोते हुए दरवाजा खटखटा रही थी। अरहाम की रंगत फक हुई थी। प्रीजे के रोने पर वो परेशान हुआ था। अगर वो दोनों ना बोलते इनमें से एक बाहर निकल जाता। हूर की रंगत में अब सुर्खियां खिली थी। वो सुरख चेहरे के साथ अरहाम को देख रही थी। रोने पर वो परेशान हुआ था। अगर वो दोनों ना बोलते इनमें से एक बाहर निकल जाता। हूर की रंगत में अब सुर्खियां खिली थी। वो सुरख चेहरे के साथ अरहाम को देख रही थी। मामा, पापा, वो मुसलसल रोते हुए दरवाजा खटखटा रही थी। अरहाम अपने मुंह पर हाथ फेरते परेशान सा खड़ा था। प्रीजे, तुम इधर क्या कर रहा है? अमीना खानम कमरे का खुला दरवाजा और प्रीजे की रोती आवाज सुनते अंदर दाखिल हुई थी। दादो, मम्मा, पापा दोनों अंदर हैं। प्रीजे की बात पर हूड़ की रंगत तांबे की मानद सुर्ख हो चुकी थी। अरहाम गहरे सांस भरते अपने मुंह पर हाथ फेर कर रह गया था। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਭੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। बाबा प्लीज कम आउट, आई डोंट लाइक हाइड एंड सीकर गेम। प्रीजे दरवाजे पर हाथ मारते रो रही थी। हूर ने तड़पते हुए दिल पर हाथ रखा था। आंखों से इसी लम्हे आंसुओं का झरना बहा था। वो तड़पते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो दरवाजा खोलती है राम जलाते हुए सिखलाई से खींचते दीवार में पटक चुका था। क्या कर रही हो, पागल हो गई होगा? इस होलिये में बाहर जा रही हो और क्या कहेंगे हम मोड़े और प्रीसे से, हम दोनों वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? अनाम हूर को घूरते दबी आवाज में जलाते हुए बोला। वो बुरी तरह घबरा गया था। बाहर माँ और बेटी खड़ी थी। अंदर वो इस होलिये में अपनी बीवी के साथ है। ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं आपके साथ शावर नहीं लेना चाहते थे, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए। अभी तो आपका बात तब रोमांस का इरादा था। और रुआंसी हुई थी, मतलब कि घबरा गई थी। इसने गुस्से में इसे काफी जोर से दीवार में पटका था। आई एम सॉरी, इस सिचुएशन में घबरा गया था। अनहाम हूर की भीगी आंखें देखकर मजीद झंझलाया था। इसे ऐसे ना वो बात करना चाहता था। इसे ऐसे सख्ती से छूने का सोच भी अब नहीं सकता था, मगर इस होलिये में बाहर जाते देखकर वो खुद के इश्तियाल पर काबू ना पा सका। वो किसी के सामने भी इस होलिये में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्लीजे हमें मिस कर रही है, कैसे रो रही है वो, और ये दरवाजा कैसे खुला रह गया, आप कैसे ये कर सकते हैं? ने भीगे लहजे में खफगी से पूछा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये कैसे हो गया। दरख्शां से जब नाश्ते की ट्रे ली थी मैं लॉक करना भूल गया शायद। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? और हमने जबरे भेजे मुंह पर हाथ फेरा। प्लीजे, तुम्हारा मामा तुम्हारे कमरे में होगा, अंदर तुम्हारा बाबा होगा, वो अभी बाहर आ जाता है। मीना खानम ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते कहा।
इन्हें यही लगा था कि हूर प्रीजे के कमरे में होगी, अंदर अड़हाम होगा। हूर जब से आई थी वो प्रीजे के कमरे में ही सो रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था अड़हाम हूर अंदर हो सकते हैं। नहीं दादो, मम्मा और पापा अंदर ही है, मैंने खुद मम्मा और पापा की आवाज सुनी है। लो कल वो दोनों अंदर शावर ले रहे हैं। अंदर से शावर की आवाज भी आ रही थी। बच्चे मन के सच्चे, उन पक्का यकीन हो गया उन्हें। फ्रीज़र की बात पर जहां अंदर हूर और अरहाम की रंगत सुर्ख हुई थी, वहां बाहर अमीना खानम की रंगत भी सुर्ख हुई थी। अमीना खानम ने बदहवासी के आलम में कमरे में नजरें दौड़ाई। हूर की नाइटी अरहाम के कपड़े जमीन पर पड़े थे। बेड पर पड़ी सिलवटों पर वो पल में समझ चुकी थी कि इधर क्या कारनामा की चंद चढ़िया। प्रीसे सच कह रही हैं, हूर और अरहाम अंदर वॉशरूम में है। इस सिचुएशन में अब अमीना खानम खफत का शिकार हुई थी। प्रीसे चलो हम तुम्हारे वास्ते अच्छा सा नाश्ता बनवाए, तुम्हारा मम्मा पापा यहाँ नहीं है। अमीना खानम ने प्रीजे का हाथ पकड़ा। नहीं दादो, मेरे मम्मा पापा अंदर हैं, वो मुझसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। प्रीजे अपना हाथ छुड़वाते हुए दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी। प्रीजे का ज्यादा रोना अरहाम से बर्दाश्त नहीं हुआ था। अरहाम जल्दी से वॉशरूम में मौजूद कबर्ड की तरफ बढ़ा जहां इसके और हूर के बाथरूम गाउन लटके हुए थे और हूर की नाइटीज और बहुत सारे टॉवल थे। अरहाम ने अपना बाथरूम निकालते ट्राउजर के ऊपर ही पहना था। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बाहर नहीं आओगी, किसी सूरत नहीं, मैं प्रीजे को हैंडल कर लूंगा। अरहाम ने हूर के करीब आते संजीदगी से हुक्म दिया। जी। और अनहाम दांत पीसते हुए इसे शोला बार निगाहों से देखते अपने गाउन की डोरी नाइटी बांधते हुए मुंह फेर चुकी थी। उफ, अरहाम ने गहरा सांस लिया। अभी बाहिर माँ और बेटी को वजाहतें देनी थी। बीवी भी नाराज हो चुकी थी। वो कुछ सेकंड हूर का नरोठा चेहरा देखता रहा। फिर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाबा, प्रीजे अरहाम को देखते इसके साथ रोते हुए लिपटी थी। अरहाम ने इसे जल्दी से गोद में उठाते हुए इसके गाल पर अपने लब रखे थे। कैसा है मेरा बच्चा? अरहाम ने एक हाथ से इसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। बाबा, आप और मम्मा अंदर वॉशरूम में छुपे हाइड एंड सीक खेल रहे थे ना मुझसे? प्रिजन हराम का गाल चूमते हुए पूछा। अमीना खानम के सामने हराम की रंगत सुर्ख हुई थी। वो आगे अमीना खानम से नजरें मिला पा नहीं रहा था। कमरे की बिखरी हालत जमीन पर हूर की पड़ी वल्गर सी नाइटीज भी इसे अमीना खानम के सामने खफत का शिकार कर रही थी। अरहाम का गाल चूमते हुए पूछा। अमीना खानम सुर्ख चेहरे के साथ नजरें चुराई खड़ी थी। आपकी मम्मा यहाँ नहीं है, वो आपके कमरे में या दरख्शां के पास होंगे। अरहाम संजीदगी से कहते मीना खानम की तरफ मतवज्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम मोड़े। अरहाम ने मीना खानम को एक नजर देखते हुए कहा। वो हमेशा इनका एहतरामन हाथ चूम कर सलाम करता था, मगर आज वो इस सिचुएशन में नहीं कर सकता था। वालेकुम अस्सलाम। अमीना खानम ने आगे होकर अरहाम के कंधे पर हाथ रखा। बाबा, झूठ बोलना बुरी बात होती है। मम्मा और आप अंदर शावर ले रहे थे, चल छड़ दे उनका। ये ज्यादा उन्हें शर्म छिपा रही। वो अभी तक अंदर है। झूठ बोलना भी बुरी बात होती है और इकट्ठे शावर लेना भी बुरी बात होती है। मम्मा एंड टीचर ने मुझे बताया है कि किसी के सामने भी अपने कपड़े उतारना शेम होता है, गंदा होता है। प्रीति की बात पर अरहाम को खांसी का दौरा पड़ा था। यार, बड़ी इतने सही निकले, सही यदि मीठी मीठी करती, उन्हें नु कौन समझावे। इसे समझ नहीं आया तो वो अपनी खफत कैसे छुपाए। वो मुंह पर हाथ रखते खांसता चला गया था। मीना खानम ने अब अरहाम को देखते मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। कभी इसके पास प्रीजे के सवालों का जवाब नहीं होगा, वो नहीं जानती थी। बाबा, मम्मा अंदर है, आप प्रीजे से गेम विन करना चाहते हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, जैसे मोड़े वाला झूठ बोला था ना। प्रीजे ने हराम के गाल पर हाथ रख के पूछा। प्रीजे, आपकी मम्मा अंदर नहीं है, वो दरख्शां के साथ होगी, आप चाहो इनके पास देखो। अरहम ने सख्ती से कहते से गोद से नीचे उतारा। यही एक हाल था, वो हूर की तरह से नाराज होकर यहाँ से चली जाती। प्रीजे और हूर को वो सिर्फ सख्ती से ही हैंडल कर सकता था। दोनों इसकी नरमी नहीं समझती थी। प्रीजे इसी लम्हे वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। प्लीज, आराम ने इसे सख्ती से पुकारा, मगर वो वॉशरूम में दाखिल हो चुकी थी। मम्मा, प्लीज हूर को देखते खुशी से इसके साथ लिपटी। यार, बच्चे हैं मीना। अमीना खानम हूर को देखते जल्दी से नजरें चुरा गई थी। अरहाम अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरकर रुक फेर गया था। सिचुएशन ही ऐसी थी। वो सामने ही घुटनों तक आते गीले बाथरूम गाउन में खड़ी थी। प्रीजिया हूर का हाथ पकड़े से वॉशरूम से बाहर लाई। हूर सुरख चेहरे के साथ लबों पर खफत ज्यादा मुस्कुराहट सजाए इसके साथ खींचती चली आई थी। देखा दादू, मामा और बाबा वॉशरूम में थे, बाबा झूठ बोल रहे थे, प्रीजे चेखते हुए बोली। अमीना खानम की तो वो हालत थी,
काटो तो बदन में लहू नहीं। और घुटनों से भी ऊपर बाथरूम में मलबूस थी। सडोल टांगों पर अरहाम की शिद्दतों के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसके आड़ इसके होंठों पर भी अरहाम की शिद्दतों के निशान थे। अस्सलाम वालेकुम मोड़े। हूर ने अपना गाउन नीचे की तरफ खींचते हुए सुरख चेहरे के साथ रो हंसते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। अमीना खानम ने बमुश्किल ही जवाब दिया था। हम चलते हैं। अरहाम तुम अपने बेटी को संभाल लेना। अमीना खानम अरहाम का सुरख चेहरा देखते अपने लब्बों पर आने वाली मुस्कुराहट दबा गई थी। और अरहाम की हालत पर इन्हें अब तरस आया था। अमीना खानम दूसरे लम्हे झपाक से कमरे से निकल गई थी। मामा, आप और पापा वॉशरूम में क्या कर रहे थे? चल छड़ दे हड़पड़ी से की यार तू गल नूं लेके बह गई आ। सही है ना शर्मिंदगी च पाया अपने मां प्यो नूं। प्रीजे ने हूर को देखते मासूमियत से पूछा। हम लोग। हूर ने गहरा सांस लिया था। मैं और बाबा हाइड एंड सीक खेल रहे थे। हूर ने प्रीजे को देखते हुए लब काटते जवाब दिया। लेकिन मामा, अब वेट क्यों है? पापा और आप शावर क्यों ले रहे थे? हाइड एंड सीक में तो शावर नहीं लेते। और आपने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं यार? उन्हें ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ शर्म आने लग गई है। बाबा तो मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते। एक बार मोड़े ने मुझे पहनाए थे। बाबा ने इन्हें बहुत डांटा था। पर इसे के मासूमियत भरे सवालों पर हूर ने बेचारगी से अरहाम की तरफ देखा, जो हूर के हुलिये पर लब भेजते खड़ा था। वो किसी औरत के सामने भी इस हुलिये में आए इसे पसंद नहीं था। वो इस तरह इसकी मोड़े और बेटी के सामने आए कि इसने सोचा ना था। प्लीजे मम, मेरा ड्रेस गीला हो गया था, वॉशरूम की कबर्ड में यही पड़ा था, मैंने पहन लिया। उन्हें राम को गुस्से से देखते जवाब दिया, ये बाबा मेरे लिए लाए होंगे। आपने पहन लिया। मम्मा आप भी ना। आप बहुत इनोसेंट है। हाँ जी, बहुत इनोसेंट है। फ्रीजे का गाउन पहन लिया। फ्रीजे मुंह पर हाथ रखे खुलखलाई थी। उन्होंने खजाले से मध्यम सा हंसते हुए फ्रीजे को देखते राम को देखा, जो खामोशी से खड़ा अपनी पिछली गर्दन रब कर रहा था। दूसरे लम्हे फ्रीजे भागती हुई जमीन पर पड़ी हुड़ की नाइटी की तरफ बढ़ी थी। ए यार, नूर बाजी एंड कर गई आज। बाबा ये किसका इतना शेमफुल ड्रेस है? प्रीजे ने हूर की छोटी सी नाइटी उठाकर पूछा। हूर ने अब शोला पड़ने का उसे अरहाम को देखा था, जिसकी वजह से वो इतनी शेमफुल सिचुएशन में फंसी थी। एक छोटी सी बच्ची के सामने इसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। प्रीजे आप जाए यहाँ से, मामा पापा आते हैं आपके पास। अरहाम ने संजीदगी से प्रीजे से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मा के पास रहना है। वो नाइटी हाथ में पकड़े हूर से लिपटते हुए बोली। प्रीजे। और हमने सख्ती से पुकारा। मम्मा, प्रीजे हूर की टांगों से लिपटते इसी लम्हे रोने लगी थी। हूर ने घूर कर अरहाम को देखते प्रीजे को अपनी गोद में उठाया। प्रीजे जान, आई एम सॉरी, मम्मा रात आपके पास सोने नहीं आई। आज मम्मा प्रॉमिस करती है मम्मा अब से प्रीजे के साथ ही सोएंगी। हूर ने प्रीजे के आंसू साफ करते नरमी से कहा, पक्का प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस? प्रीजे ने मासूमियत से पूछा। पक्का प्रॉमिस। हूर के प्रॉमिस करने पर अरहाम ने इसे सर्द निगाहों से घूर कर देखा था, जो इस प्रॉमिस से इसकी जान लम्हों में निकाल चुकी थी। प्रीजे, पापा की जान आप मेरे पास आए। आपको पता है बाबा ने भी आपको बहुत मिस किया। अरहाम ने प्रीजे को हूर की गोद में पकड़ते इसके गाल पर किस की थी। बाबा आप रात को क्यों नहीं आए प्रीजे के पास? मम्मा के पास क्यों सोए? और मम्मा भी प्रीजे के पास नहीं आई। प्रीजे ने मासूमियत से निचला लब बाहर निकालते शिकवा किया। प्रीजे मेरी जान, आप रात को सो रही थी इसलिए नहीं आया। और बाबा बहुत थके हुए थे। बाबा को कब नींद आई पता नहीं चला। हाँ, बाबा को कब नींद आई, बाबा तो सारी रात सोता ही नहीं। मामा भी थकी हुई थी इसलिए वो भी मेरे साथ सो गई। और हमने प्रीजे के गाल पर अब अपने बियर्ड रगड़ी थी। वो इसी लम्हे खुलखलाकर हंस पड़ी। प्रीजे, बाबा से अब नाराज तो नहीं? और हमने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं बाबा, सिर्फ मेरे हैं। आप मम्मा के नहीं, सिर्फ मेरे हैं। प्रीजे ने अरहाम के गाल पर किस करते हुए इसकी आंखों में देखते पूछा। यस बाबा इज योर ओनली योर्स। अरहाम की बात पर प्रीजे हूर को जताती नजरों से देखते वो अरहाम के साथ लिपटी थी। हूर इसकी जलसी पर मतम सा मुस्कुराई थी। माई लिटिल प्रिंसेस, माई बच्चा, अब कब तक आप यहाँ ऐसे खड़ी रहेंगी? क्या चाहती हैं? प्रीजे आपकी खूबसूरत टांगों पर निशान देकर पूछे। यहाँ किसने बाइट किया? अरहाम ने हूर के कान में झुकते मध्यम सरगोशी कहते दांत पीसे थे। हूर ने सुरख चेहरे के साथ नजरें झुकाई अपना गाउन नीचे कसकाया। नहीं लता ने कौन दंदी वारदा कुत्ता वा लता से दंदियां वड्डन दिया। यार, माई बच्चा ये ऐसे करने से लंबा नहीं हो जाएगा। जाओ चेंज करो। मैं और अपनी बेटी के सामने तुम्हें इस होलिये में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरहाम ने अब की बारी से सख्त निगाहों से घूरते दबी आवाज में कहते दांत पीसे थे।
मैं ना सारा दिन नहीं इतना हंसा जिस तरह मुझे ये थोड़े से ना नॉवल ने हंसा दिया, यकीन करो। क्या ही अच्छा होता अब मुझे अकेले में भी इस हुलिये में बर्दाश्त ना करते हैं। मगर अकेले में आप मेरे लिए वेम्पायर बन जाते हैं। आप एक रोमांटिक बेबाक खानजादा नहीं बल्कि तरसे हुए खानजादा है। रात से ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी और आपकी आखिरी गोल्डन नाइट हो, इसके बाद तो आपको कोई मौका मिलेगा ही नहीं। हाँ तो 9 महीने बाद लबी हो अगला तेन छड़दा। पूरा राम को देखते शोला पर लहजे में दबी आवाज में लफ्ज छुपाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। अरहाम ने जबड़े बेचते हुए अपने कंधे पर सर रखे, प्रीजा की पेशानी पर लब रखे थे। वो सख्ती के साथ इसके साथ लिपटे आंखें मैचे हुए थी। अरहाम समझ गया था वो इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। गुल के होते हुए भी वो इसके कमरे में आते इसके साथ ऐसे चिपकते आंखें मूंद लेती थी। अरहाम ने इसे नरमी से बेड पर लेटाया, इसके पेट में गद्दी गद्दी की, वो आंखें बंद किए खुलखुलाने लगी थी। अरहाम ने इसके हाथ से नरमी से नाइटी लेते साथ साथ टेबल के ड्रायर में रखी। ब्रीजे पर चूंकि वो फिर से इसके पेट में गुदगुदी करने लगा। ब्रीजे कुलकुलाते हुए इसके साथ लिपटी थी। चलो शुक्र है इन्हां दा सीन ते क्लोज होए, नहीं तो ਮੈਨੂੰ लगਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਬੀਰ ਨੇ ਚਟਕਤੀ सी नजर, चलो बहुत हंस लिया, आओ टन ਹੁਣ ਫਿਰ थोड़ा रुलाइए। अभी ने अचटकती से नजर अश्विनी अड़खन पर डाली जो अपने लब बेहद संजीदगी से ड्राइव करते हुए स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। लाइट ब्राउन बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। नीली आंखों में सुर्खी की अमीज़ें की आंखों के सहर में मजीद इजाफा कर रही थी। सुर्ख सफेद रंगत पर तीखे नकोश वो बिलाशुबा एक शाहकार मर्द था जिसकी कोई भी लड़की तमन्ना कर सकती थी। अच्छा है, वो तुम्हें तलाक देकर ऐसे ही किसी लड़की से शादी कर ले। मैं अपनी बहन को इस जैसे बदकिरदार अय्याश इंसान के साथ रहने नहीं दे सकता। जरान के लफ्ज याद आते ही इसकी सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। इसने बमुश्किल सांस लेते अपने चेहरे का नकाब उतारते सीट के साथ टेक लगाई थी। तुम्हें पता है अबीर, अमेरिका में बाज गोरियों को मशरकी मर्द बहुत पसंद होते हैं, वो पाकिस्तानी एशियन मुसलमान मर्दों को पसंद करती है। आई थिंक बाज एशियन मर्द की पर्सनैलिटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो फिजिकल भी होना चाहती है और मुसलमान मर्द सिर्फ वेजिटेबल पर इक्तफा नहीं करता, शायद इसलिए। अब्रिश के लफ्ज मातों में गूंजते इसे नीम जान कर रहे थे। इसे जैसे अपनी रूह बदन से परवास होते महसूस हो रही थी। लगता है डॉक्टर वहाम को नीली आंखों वाला खान पसंद आ गया है। अच्छा है, वो तुम्हें तलाक देकर ऐसी किसी लड़की से शादी कर ले। मैं अपनी बहन को इस जैसे बदकिरदार अय्याश इंसान के साथ रहने नहीं दे सकता। सारे लफ्ज समातों में गूंजते गुदमुड होते इसे पागल कर रहे थे। आतिशगेर मादे की तरह अपना वजूद फटता हुआ महसूस हो रहा था। जुदाई वो दिल से कबूल कर चुके थे मगर बेवफाई तो इसका दिल आज तक कबूल नहीं कर पा रहा था। वो कैसे इस नीली आंखों वाले खान को किसी के साथ बांट सकती थी। वो जानती थी वो मर्द था, आज इश्क का दावेदार था, इससे जुदाई की सूरत में वो तड़प भी रहा था, आज आंसू भी बहा रहा था। कल वो जब रो रो कर थक जाता तो अपना गम गलत करने के लिए भी किसी दूसरी औरत के पास ही जाता। पहले शायद हराम का रिश्ता बनाया, अब हलाल का बना लेता। मर्द औरत की फितरत लेकर नहीं पैदा होता। बेवफाई शायद इसकी शरीयत में शामिल थी। हाँ तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਸੀ। ऐसा नहीं होता कि बेवफा मर्द ही होते हैं। हाँ बस जो जिसके साथ वैसा होता है। नहीं उसके साथ भी वैसी नहीं होती। बस अप एंड डाउन आते रहते हैं, कोई मर्द अच्छे होते हैं, कोई औरतें अच्छी होती हैं, कोई मर्द बुरे होते हैं और कोई औरतें। इट्स नॉट अ डिपेंड के हर मर्द ही बेवफाई करे हैं। हम्म, बेवफाई शायद इसकी शरीयत में शामिल थी। मर्द की दूसरी शादी औरत के नजदीक बेवफाई हो सकती थी मगर मर्द के नजदीक तो हमेशा से इसका हक की रही है। अपनी दूसरी शादी जस्टिफाई करने के लिए इसके पास एक लफ्ज ही काफी होता है कि इसका हक। यहाँ तो असफंदियार खान के पास इसका सफाक पठानी की सफाकियत ही काफी थी। वो इसकी सफाकी को बुनियाद बनाकर अपनी दूसरी शादी वाला हक इस्तेमाल कर सकता था। अबीर दिल पर हाथ रखे बेआवाज आंखें मैचर होते हुए सीट पर अपना सर दाएं बाएं पटक रही थी। वो काफी देर तक ऐसे ही बेआवाज आंसू बहाती रही थी। असफंदियार खान विंड स्क्रीन पर सर तो स्पॉट अंदाज में नजरें जमाए ड्राइव कर रहा था। वो बेवाज आंसू बहा रही थी। वो जानता था, वो ये भी जानता था वो कब से आंसू बहा रही है मगर इसने एक नजर भी इस पर डाली नहीं थी। फैसला हो चुका था, अब रोने का क्या फायदा। वो सर्द अंदाज में ड्राइव कर रहा था। अबीर ने गहरे सांस लेते अपनी हीजल ग्रे आंखें अपनी चादर से रगड़ी। हीजल ग्रे आंखें शदीद गुलाबी हो रही थी, सेब जैसे आर्ज भी खून छलका रहे थे जिन्हें वो हर थोड़ी देर बाद चादर से रगड़ते इन्हें मजीद सुर्ख कर जाती।
असफन ने स्टीयरिंग घुमाते गाड़ी का टर्न लिया था। इसकी नजर अबीर पर पड़ी। इसका खुला चेहरा देखते असफन का संजीदा चेहरा मजीद संजीदा हुआ था। रोने से इसका खूबसूरत चेहरा मजीद खूबसूरत हो गया था। आंखें नाक सब सुर्ख हो रहे थे। ब्राउन लटे गीले सुर्ख अर्ज के साथ चिपकी हुई थी। वो बेहाल सी सीट से टेक लगाए आंसू बहाते अपनी चादर से अपने गाल आंखें नाक रगड़ रही थी। चेहरा ढको अपना पीठ। असफंद इसके खूबसूरत चेहरे को एक नजर देखते सर्द लहजे में हुक्म देते विंड स्क्रीन पर नजरें जमा चुका था। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई थी। असफंद जबड़े बेहतर ड्राइव कर रहा था। इसकी फिर से भीड़ पर नजर पड़ी थी। वो खुद को इस पर नजर डालने से रोक ना सका था। चादर इसके सर से ढलक कर अब शानों पर आई थी। असफंद की रंगत में सुर्खियां सी गिली थी। वो लोग एक मसरूफ शाहराह से गुजर रहे थे। सामने से बहुत सी गाड़ियां बसें ट्रक गुजर रही थी। असफंद ने जबरे बेहतर पर मुश्किल खुद पर कंट्रोल किया था। हाथों की नीली रगों के साथ साथ गर्दन की भी फूलती रगें भी उजागर हुई थी। आंखों की सुर्खत ने शिद्दत इख्तियार की थी। आखिर वो इतना बेहाल क्यों हो रही थी कि कहीं से अपने पर्दे का भी ख्याल ना आ रहा था। असफंद यारखान ने गुस्से इश्ताल से स्टीयरिंग पर मुक्का मारते गाड़ी को बैक पर लेते इसे शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ा, जहां से कम ही गाड़ियां गुजरती थी। टूटी फूटी तंग सड़कें जिसके तराव में गहरी खाइयां थी। असफंद यारखान की गाड़ी अब हिचकोले बढ़ रही थी। असफंद ने गुस्से से अपनी तरफ का शीशा खोल दिया था। सर्द बर्फीली हवा इसी लम्हे असफंद और अबीर का पूरा वजूद सर्द कर गई थी। अबीर तो थर थर कर रह गई थी। इसका पूरा जिस्म कँपा उठा था। आर्स तो अब सच में जैसे खून छलकाने लगे थे। असफंद शीशा ऊपर करें, ये सर्द बर्फीली हवाएं मेरी जान ले लेंगी। अबीर कपकपाते हुए मुश्किल बोली। अपनी गर्म शाल वो अच्छी तरह खुद पर जमाए बुरी तरह कपकपाने लगी थी। ये सर्द हवाएं तुम्हारे ठंडे बदन को मजीद ठंडा कर रही हैं, मगर ये सर्द हवाएं मुझे सुकून दे रही हैं। मेरे अंदर दहकते तंदूर को शायद ये ठंडा कर दें। लक्ष्मण यार खान ने गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ाई थी। गाड़ी की स्पीड तेज थी। सड़क पर मौजूद छोटे से पत्थर से गाड़ी को जोरदार झटका लगा। अबीर अपनी तरफ के शीशे से जा टकराई थी। आह! अबीर ने कराते हुए अपना सर थामा, जो इसकी साइड के थरथराते हुए शीशे से जा लगा था। इसके सिसकने पर असमंदी अरफान ने गाड़ी एक झटके से गाड़ी रोकी थी। असमंदी अरफान इसकी तरफ झुकते इसके हाथ नरमी से इसके सर से हटाते खुद इसके सर को दोनों हाथों से जकड़ गया था। दोनों की सुर्ख मतमड़म आंखें एक दूसरे की आंखों से टकराई थी। असफंद की सुर्ख आंखों में नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। अबीर की आंखों की नमी गिरती इसके खून छलकाते आर्स का हिस्सा बनती इसके दो दहिया गर्दन को भगो रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? असफंद ने तड़पते हुए इसकी पेशानी को छुआ। वो तो आग की भट्टी की तरह जल रही थी। असफंद यार खान ने इसकी गर्दन को अपने हाथों से छुआ। वो तो इससे भी ज्यादा दहकता तंदूर बनी हुई थी। दोनों की गर्म आग जैसी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर बिखरते दोनों के वजूद को झुलसा रही थी। खुली खिड़की से आती बर्फीली हवाएं भी दोनों की सर्द नहीं कर सकी थी। वो दोनों तो पहले से भी ज्यादा गर्म होते एक दूसरे के बदन से निकलते शोलों से झुलस रहे थे। कुछ नहीं हुआ मुझे, असमत यार खान, मैं ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो आपकी जरूरत नहीं। अबीर इसकी नीली आंखों में देखते बमुश्किल बोली थी। असमत इसकी बात इग्नोर किए इसकी पेशानी को अपने गर्म हाथ से दीवानों की तरह छू रहा था। वो खुद आग की भट्टी की तरह गर्म था। इसे लग रहा था जैसे वो इसकी अपनी तपश हो। वो दीवानों की तरह इसका बुखार चेक कर रहा था। असमत ने झुकते हुए इसकी गर्दन पर दहकते हुए लब रखे। असमत को लगा इसने जैसे इसके लब्बों से किसी का अंगारा छू लिया हो। वो खुद आग की भट्टी की तरह गर्म था। इसे लग रहा था जैसे वो इसकी और अपनी तपश हो। वो दीवानों की तरह इसका बुखार चेक कर रहा था। असफंद ने झुकते हुए इसकी गर्दन पर दहकते हुए लब रखे। असफंद को लगा इसने जैसे इसके लबों को किसी अंगारे ने छू लिया हो। असफंद अबीर ने कांपते हाथों से दूर करते तड़पते हुए इसे पुकारा। वो इसकी गर्दन पर झुके दीवानों की तरह अपने लब रखते इसकी तपश महसूस कर रहा था। असफंद यार खान दूर हटे मुझसे। अबीर अपने दोनों हाथों से इसे दूर करते गटी गटी आवाज में बमुश्किल ही बोली थी। लफ्ज घुट घुट कर हलक से अदा हो रहे थे। तुम जल रही हो अबीर, तुम्हें बुखार है। अबीर असफंद तड़पते हुए अब इसके लब्बों पर अपने दहकते लब रखते इसकी पुरतपश से लगती सांसों को घूट गया था। अबीर गहरा सांस लेते सीट के साथ टेक लगा गई थी। चेकअप करवाया तुमने? असफर ने बेकरार लहजे में पूछा। इसके शबनम में मुलायम रेशम जैसा सुरख गुलाब आर्ज पर लब रखे थे। वो इससे मजीद बेइतनाई नहीं बरत सकता था। इसे ऐसे जलते देखकर इसके बदन की आग में मजीद शोले से दहकते इसके बदन को मजीद गर्म कर चुके थे। इसकी हालत देखते वो मरने वाला हुआ था। थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थी असफंदियार खान। आपको देखते ही ये जिस्म दहकता तंदूर बना है। जैसे आग की भट्टी में मकई के दाने बनते हैं, ऐसे ही मेरा बदन जल भुन रहा है। शरारे से फूट रहे हैं।
वो अपनी धड़कनों पर एक हाथ से नोचने के अंदाज में बेदर्दी से जकड़ गई थी। यहाँ हाथ लगाएं इस्फंदियार खान, जरा छू कर देखें मेरी धड़कनों को। बताएं ये जगह आग की तरह गर्म है कि नहीं। अबीर ने इसका हाथ पकड़े अपनी धड़कनों पर रखे, इसकी नीली आंखों में झांका। यहाँ से निकलती गरमाइश चेक कीजिएगा इस्फंदियार खान, सिर्फ धड़कनों को छूना नहीं है। जानती हूँ ये जगह आपकी पसंदीदा है, अबीर भीगे से लहजे में बोलते हंस पड़ी थी। हवा से चोट पहुंचते दर्द सिर्फ यही होता है, हाथ यहीं रखा जाता है। अबीर अपने धड़कनों पर हाथ रखे भीगे लहजे में बोली, मुझे भी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है इस्फंदियार खान। हवा से चोट पहुंचने दर्द सिर्फ यहाँ होता है, मुझे भी दर्द होता है इस्फंदियार खान, बहुत ज्यादा दर्द होता है। आसान है क्या अबीर खान के लिए इस नीली आंखों वाले खान के बिना जिंदगी गुजारना। इस्फंदियार खान और रोते हुए इसका गिरेबान जकड़ गई। इस्फंदियार खान के दहकते लब इसके लब्बों से आन टकराई थी, जिन्हें वो शिद्दत से चूम गई थी। इनू की हो गया 2 मिनट च। इस्फंदियार खान बेयकीन इसके गरम नरम लब्बा का लमस अपने लब्बों पर महसूस कर रहा था। वो इसके जख्मी लब्बों पर अपने लब रखे इन्हें अपनी जुबान से गीला कर रही थी। इस्फंदियार खान के सीने में धड़कता लोथड़ा तेजी से धड़कते हुए साग सा हुआ था। हाय अल्लाह, अब तो मेरा कहना बनता है ना। वो बेयकीनी से अपनी स्पार्क पठाने का लमस महसूस कर रहा था। असफंदियार खान बेयकीनी से इसके गर्म नरम लब्बों का लमस अपने लब्बों पर महसूस कर रहा था। वो इसके जख्मी लब्बों पर अपने लब रखे इन्हें अपनी जुबान से गीला कर रही थी। असफंदियार खान के सीने में धड़कता लोथड़ा तेजी से धड़कते हुए साग सा हुआ था। वो बेयकीनी से अपनी स्पार्क बैठाने का लमस महसूस कर रहा था। बस फनियार खान की आंखों की नमी इसके रेशमी आर्ज का हिस्सा बनी थी। वो आंखें महकते हुए थी, इसका नाजुक बदन हिचकोलों की नजर होता अर्थाश की कैफियत में था। एक हाथ मुस्मद यार खान का अपने धड़कनों पर सख्ती से रखे हुए थी, जिसकी धड़कनें बेतरतीब सी थी। अभी असमदी से मुलायमत से पुकारते इससे दूर हुआ। वो हिचकी भरते इसका गिरबान फिर से जकड़ गई थी। आप कहते हैं मैं स्फाक पठानी हूँ, कभी झांका मेरे अंदर, कभी जाना मेरा गम, कभी समझा मुझे। अगर मैं स्फाक होती तो अभी तक आपको दिल से निकाल कर फेंक चुकी होती, मगर ये कैसी स्फाकियत है मेरी। आप आज भी इस दिल में धड़कन की तरह रहते हैं। अभी ने असमंद की नीली आंखों में जागते हिचकी ली थी। असमंद इसे नम बेयकीन आंखों से देखता इसकी धड़कनों से अपना हाथ हटा चुका था। हाथ क्यों हटाया असफंदियार खान, रखें रखें इस दिल को, शायद थोड़ी देर सुकून आ जाए, ये भी चैन पा ले। अबीर ने इसकी आंखों में देखते इल्तिजा की। असफंदियार खान इसकी सुरमई गहरी कांसी आंखों में देखते इसकी धड़कनों पर अपना एक हाथ रख गया। दूसरा हाथ इसकी पेशानी पर रखा था। वो तो अभी भी तब तक कंदन बनी हुई थी। आपका हाथ धड़कनों पर पुरस्कून देता है सिर्फ, कुछ और ना समझिएगा। आपकी सफाक पठानी बेपाक है, इतनी भी बेपाक नहीं, कुछ और मत समझिएगा असफंदियार खान। वो जख्मी सा बोलते सीट पर सर पटकते हंस पड़ी थी। आंखों की गोशों से आंसू निकलते अब सीट की पुश्त को भुगो रहे थे। असमन का गिरेबान वो अभी भी जकड़े हुए थी। असमन इसकी हालत देखते परेशान हुआ तो वो अपने हवास में नहीं लग रही थी। असमन एक झटके से पीछे हुआ था, इसे डॉक्टर की जरूरत थी। वो अपने कांपते हाथों से इसका गिरेबान फिर से जकड़ गई थी। वैसे भी मर्द और औरत में फर्क होता है। औरत के इस हिस्से पर नजर डालने पर मर्द की आंखें खुमार आलूद होती हैं, वो यहाँ छूने को बेताब हो जाता है, छूता भी है, कभी अपने लब्बों से कभी अपने हाथों की गरमाई से। मगर यहाँ जो दिल होता है इसमें धड़कती धड़कनों को क्यों नहीं छोता, क्यों महसूस नहीं करता इन धड़कनों को। अबीर ने कांच से लहजे में बोलते असमन की नीली आंखों में झांकते इस्तफार किया। इसके सवालों पर असमन यार खान के गले में घिल्टी सी बढ़कर अब मधूम हुई थी। वो आंसू बहा ले, आपने असमन यार खान मेरे सामने हाथ जोड़ लिया। इस्फंदियार खान मेरे सामने, ये है मेरे इश्क की कदरों कीमत आपके नजदीक। 7 महीने देखा है मुझे आपने तड़पते हुए, रात रात भर रोते हुए, तकिए भगोते हुए मैंने इस कमरे में इस बेड पर अपने बालों को नोचते हुए चीखें मारी हैं। सुनी है ना मेरे कर्म सदा चीखें। अबीर ने तड़पते हुए बहते आंसुओं से सवाल किया। असमत खामोशी से इसे देख रहा था। साउंड प्रूफ कैमरे लगाए थे ना आपने। असमत की खामोशी पर अबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। असमत का सर बेख्तियारी नफी में हिला था। अबीर बेख्तियार हंस पड़ी थी। वो उसका गिरेबान छोड़ते सीट से टेक लगाए अब हंसती जा रही थी। असमत का हाथ इसने अभी तक अपनी धड़कनों पर रखा हुआ था। अबीर असमत ने इसकी हालत देखते बेकरारी से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। बुखार शायद इसके सर पर चढ़ रहा था जैसे, काश उस कैमरों में साउंड होता। असमत यार खान, अबीर हंसते हुए शिद्दत से रो पड़ी थी। आप भी सुनते मेरी वो दर्दनाक चीखें, आपके बदले की आग पर मजीद भड़क पड़ती। असमत यार खान, अबीर रोते हुए हलक के बल चीखी।
वो इतनी जोर से चीखी थी कि चीखने से इसके गले में खराश पड़ी। वो बुरी तरह खांसते चली गई थी। अबीर, असफर ने डैशबोर्ड पर पड़ी पानी की बोतल निकालते इसके लब्बों से लगाया। अबीर ने असफर खान से वो बोतल छीनते हुए स्क्रीन पर पूरी कुव्वत से दे मारी थी। अबीर, असफर दबी आवाज में चीखा था। माफी मांगना आसान होता है असफर खान, माफ भी करना आसान होता है, मगर भूलना आसान नहीं होता। बताए कैसे भूल जाऊं अपनी तजलील असमत यार खान। है कोई फार्मूला भूल जाऊं आपके दिए हुए जख्म, पूरी हवेली के सामने की हुई आपकी दी हुई तजलील, मेरा चीख चीख कर आपको पुकारना, आपका अपनी ही मोहब्बत से मुकर जाना, मुझे बदले की औरत कहना, मेरी इज्जत नफ्स पर चोट करना, फिर मेरी तरफ कैमरों में देखना, आपका दूसरी औरत के साथ जिस्मानी ताल्लुकात का इकरार करना, सबूत की सूरत में वो तस्वीर भेजना जिसमें एक गैर औरत को आपने इन होंठों का लमस दे रहे थे। अबीर इसके जख्मी होंठों पर उंगलियां फेरते रोती थी। असफर अरकान, कैसे भूल जाऊं इन होंठों को, मेरे अलावा भी किसी और ने छुआ है। अबीर, वो फेक थी। मैं बदले में इतना नहीं गिर सका कि किसी दूसरी औरत के साथ हराम रिलेशन रखूं। असफन बुलबुलाते हुए इसकी बात काट गया था। असफर यार खान जो अपनी औरत को रोता देखकर रोता लाता छोड़कर जा सकता है, जो 7 महीने में अपनी औरत की तरफ पलट कर एक निगाह नहीं डालता, जो अपनी बीवी की शदीद मोहब्बत की दीवानगी से वाकिफ होने के बावजूद इसे दूसरी औरत की मार मारता है, वो अमेरिका जैसे शहर में रहकर हराम ताल्लुकात से कैसे इज्तनाब कर सकता है, जहां हर कोने में हर गली में आसानी से औरत मिल जाती है, जहां गुनाह स्वाब की कोई तमीज नहीं, जहां जिनाकारी का डर खौफ नहीं। जब आप मेरे मामले में खुदा से नहीं डरे तो इस हराम रिश्ते से कैसे डर सकते थे असफंदियार खान। अबीर तलखी से बोलते मुस्कुरा गई थी। कैसे इतबार दिलाऊं अबीर, असफर ने तड़पते हुए जख्मी लहजे में सवाल किया। एक सवाल का जवाब दे दें असफर खान, वादा करती हूँ अगर इस सवाल का जवाब खुदा को हाजिर जान कर दिया, आपके जवाब के मुताबिक मैं आपको माफ कर दूंगी। अबीर ने इसका हाथ अपने सीने पर सख्ती से जमाते हिचकी लेते जख्मी लहजे में कहा, उनकी पूछने वाली या पूछो। असफर ने लब बेइज्जती संजीदगी से कहा था, ऐसे नहीं, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाएं, आप इसका जवाब वही देंगे जो आपके दिल देगा, मेरे साथ गेम नहीं खेलेंगे। बीड़ इसका दूसरा हाथ अपने सर पर रख गई थी। की लगदा की पुछन वाली है, मुझे लगता नवा कोई चंद चढ़न वाला। इतनी बेइतबारी, असफर करब से मुस्कुराया था। ये बेइतबारी मुझे मेरे हर रिश्ते ने दी है। अगर आप भी अबीर जैसी जिंदगी गुजारते तो आपके लिए दुनिया एक ही लफ्ज पर मुहैयत होती, वो है बेइतबारी। अब भीड़ जख्मी लहजे में बोलती मुस्कुराई थी। इसकी बातों पर नीली आंखों में शबनम बढ़ती जा रही थी। आज से 9 महीने पहले गेस्ट हाउस में आपकी गुर्बत में गुजारी इस रात में आपकी हर सांस, हर शिद्दत, आपकी हर सरगोशी, आपके हर लम्स में अबीर खान ने आप पर इतबार किया था। क्या कहा था? मेरी जिंदगी, मेरी अबीर, मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी सांसों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहा था ना। अभी ने हिचकी लेते इस्तफार किया। उनकी निगाहों के सामने इस रात का एक एक पल आया था। याद है, बेड पर, काउच पर, इस कमर की जगह हर जहां आपने मुझे अपनी शिद्दतें ढाई थी। कमर पर, फेस पर और हर जगह। ओके, हर सांस में सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। याद होगा, आपकी बेरहम शिद्दतों पर भी आपके साथ लिपट रही थी वो मोहब्बत का इजहार। मेरे कानों में अमृत की तरह घुलता, मुझे चाशनी की तरह महसूस होते, जिंदगी की नौईद दे रहा था। वो लफ्ज नहीं थे, जिंदगी थे मेरे लिए। अबीर असफंद यार खान का हाथ उठाते अब खुद अपनी धड़कनों को जकड़ चुकी थी। उफ, असफंद यार खान, उफ। इस रात आपसे इश्क की इंतहा हो गई थी। अबीर आंखें मैलते सर पटकते हुए रो रही थी। कैसे एक खास लड़की आम बन गई। आज भी मेरे नजदीक मेरी प्रायोरिटी इश्क ही है। आज अगर मेरे लाला, मेरे पापा, मेरे मरहूम शोहर मुझे डॉक्टर बना देते तो मैं किसी अस्पताल में डॉक्टर होती। इस रात को सोचने के अलावा और बहुत कुछ सोचती। वो जख्मी सा बोलते आंखें मैच चुकी थी। एक लैब कोट और स्टेथियोस्कोप ला दे असमत यार खान, इसे पहनकर ही कभी कभार खुद को डॉक्टर समझ लूंगी। अस्पताल में तमाम लेडी डॉक्टर्स को देखकर असमत यार खान में मरने वाली हो गई थी। मैं हसद नहीं हूँ असमत यार खान, मगर मैं हसद कर रही थी। क्या डॉक्टर बनना इतना ही मुश्किल है या फिर सिर्फ अबीर खान के लिए ही मुश्किल है? मैं क्यों डॉक्टर नहीं बन सकी? मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकती? अबीर टूटे लफ्जों से बोलते सर दाएं बाएं पटक रही थी। वो नीम अनुंदगी में चली गई थी। असमा ने डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाई, जल्दी से इसके सर पर फेंका। वो इसी लम्हे आंखें खोलते हुए झट पड़ाई थी। असमा ने इसके दोनों हाथ जकड़े, इस पर पानी की बोतल गिरा चुका था।
इसके चेहरे, इसकी पेशानी पर वो अब हाथ फेर रहा था। वो फिर से आंखें मैच चुके थे। असफन दीवानों की तरह इसके एक एक नकोश को छू रहा था। असफन ने इसे नम आंखों से देखते से सीट के साथ लटाया। असफन ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हवेली के रास्ते पर डाली। वो जिस सड़क पर था, यहाँ से वो अस्पताल की तरफ मुड़ने के लिए इसे 1 घंटा लग जाता। हवेली 10 मिनट के फासले पर थी। इसे वो अस्पताल लेकर जाना भी नहीं चाहता था। वो फीमेल डॉक्टर्स को देखकर ऐसा महसूस करती है, इसे आज महसूस हुआ था। असफन ने परेशानी से इसके नर्मो मुलायम खूबसूरत चेहरे को देखते गाड़ी की स्पीड तेज की। असफन अपनी पेशानी मसलते तंदुरुस्त तेज ड्राइव कर रहा था। इतना मैं चाहूं तुम्हें कोई किसी को ना चाहे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। अबीर के लब आहिस्तगी से हिलते मुनियार खान को बेचैन कर गए थे। वो नीम मनोदगी में आहिस्तगी से बोल रही थी, आंखों के गोशों से आंसू निकलते सीट को भिगो रहे थे। खुद पे तुम्हें पहरे लगा लूं, रोक न पाऊं यादों को, भूल गया तो मैं न भूली इन कस्मों को, इन वादों को, दूरी मुझको जीने न दे, तन्हाई तर पाए। अबीर अपनी धड़कनों को पकड़े फिर से रो दी थी। असफंदियार खान की आंखों से आंसू गिरते इसके आस पर बह रहे थे। वो अपने आंसू अपने बाजू से रगड़ते गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था। जितना कहते थे ना, असफंद और रबीर के ऊपर लॉन्ग एपिसोड दो, और मुझे लगता है सारी एपिसोड है ही असफंद और रबीर के ऊपर। लेकिन जो पहले वाले क्लिप थे ना, उसके प्रीसे के और हाँ मोड़ के चार दल आ गए होते हैं। मुझे पता सी तो बाचू रोना बहुत आना। असफंद की गाड़ी के टायर हवेली के कार पोर्च पर आकर चढ़ाए थे। वो जल्दी से गाड़ी से उतरते भीड़ की तरफ बढ़ा। इसकी तरफ का दरवाजा खोलते इसने झुकते हुए इसे गोद में उठाया। वो इसे अपनी बाहों में उठाए जल्दी से दाखिली दरवाजे से होता अंदर जनाना खाने में दाखिल हुआ। ये तो आजकल मौसम की तब्दीली की वजह से गला इतना ज्यादा खराब है ना, 2-2 मिनट बाद कफ आती है और बोलना पड़ता है। ज्यादा बोला नहीं जा रहा। अभी भी आवाज में आपको काफी चेंजिंग महसूस होती होगी। रुकिया खानम और अमीना खानम सोफों से उठती है असफान खान की तरफ बढ़ी। क्या हुआ है इसे? अमीना खानम ने बेकरारी से तड़पते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ इसे, जो भी हुआ है मैं देख लूंगा इसे, किसी को इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। असफंद अपनी नाम आवाज पर काबू पाती संजीदगी से कहते तेज तेज कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। असफंद, इसको नीचे इसके कमरे में लटा दो, मैं और भाभी देखते हैं इसको, तुम ऊपर क्या करेगा ले जाकर, तुम डॉक्टर थोड़ी है, अस्पताल से किसी डॉक्टर को बुलवाओ। रोजनैया खानम की बात पर असफन के भारी कदम रुके थे। अबीर बीवी है मेरी, इसे मैं कहाँ रखूं, कहाँ लेकर जाऊं, आपको पूछने का कोई हक नहीं। माँ है मेरी, मेरे लिए एहतराम के काबिल, जिस दिन आपके हकूक में कोई कुताही हुई सबके सामने थप्पड़ भी मारेंगी, खामोश न होऊंगा, मगर आइंदा मेरी बीवी को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं करेंगी। इत्थे रख ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ना इन्हें अपनी मां ਨੂੰ ठोक के जवाब, ना मेरी बीवी को किसी बात का ताना देंगी। आपको बता दूं, ये बीवी नहीं मेरी जिंदगी है, इसका दुख देने का मतलब मुझे तकलीफ देना। आइंदा आपने इसे किसी भी किस्म की तकलीफ दी, मैं आपसे अपना हर तल्लुक तोड़ दूंगा। असवंत सरदोस पड़ लहजे में बोलते सीढ़ियां चलते ऊपर चला गया था। देख लिया भाभी ये क्या कह कर गया है। ऐसा होता है बेटा, इसको रातों को जाग कर दूध पिलाया, ये हमसे तल्लुक तोड़ने की बात करता है, वो भी इस लड़की के वास्ते जो इसके साथ सबके सामने कैसा सलूक करता है, इसे धक्कारता है। रोशनिया खानम सीढ़ियों पर नजरें जमाते रक से बोली थी, मतलब के गुस्से से। वो लड़की नहीं है, इसमत खान का बीवी है, इसका जिंदगी है रोशनिया। अमीना खानम सरदोस्मान लहजे में ऊंची आवाज में मुखातिब हुई। रोशनिया खानम ने हैरानगी से इनकी ऊंची आवाज सुनी थी। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी। एक बार तुम इस लॉन्च में बहुत बोला था, हमने जो ज्यादतियां ब्रिश बहारे के साथ की, तुमने हमको एहसास दिलाया था। तुमने अच्छा किया था रोजनैया, सच भी बोला था, सच कड़वा होता है। सच पूछो, इस दिन तुम्हारे मुंह से निकला हर बात हमको बहुत कड़वा लगा था। हमको एहसास भी हुआ था हम गलत है। तुमने कहा तुम्हारे दिल में जो हो तुम बोल देता है, तुम तुम हमारी तरह मुनाफिक नहीं है। मगर आज हम कहते हैं तुम हमारी तरह मुनाफिक होता, ताकि तुम्हारा बेटी भी हमारे बेटियों की तरह आज खुश होता है। क्या फायदा रोजनैया इतना सच बोलने का, जब तुम्हारे मुंह से निकला हर लफ्ज दूसरों को सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं देता। मियाँ बीवी का सुलह करवाने का वास्ता, तो झूठ भी मोमिन पर अल्लाह ने माफ कर दिया। सोचो रोज़नैया, अल्लाह ने हराम चीज को हलाल कर दिया, तो सोचो इस रब के नजदीक ये रिश्ता कैसा प्यारा है कि इसने मियाँ बीवी का सुलह करवाने का वास्ते इस झूठ को जायज करार दे दिया। वरना अल्लाह के नजदीक वो शख्स मोमिन नहीं जो झूठ बोलता है। तुमने क्या किया रोज़नैया, अपने बहू के दिल में अपने बेटे के वास्ते बदगुमानी डालने के लिए झूठ बोला, वो तस्वीरें दिखाई,
अरे कैसे माँ है, अपने बेटे का दुख तुमको नजर नहीं आता? हमारे बेटे को हम जिस चीज से मना करते हैं हम माँ होकर सर झुका लेता है। देख लो तुम, हमारा तीनों बेटे ने कभी हमसे बदतमीजी नहीं किया। सरान ने हमको कहा था हम अमरीश के मामले में बोलेगा तो वो हवेली छोड़कर चला जाएगा, मगर तल्लुक तोड़ने की बात कभी नहीं की। मगर तुम्हारे बेटे ने आज तुमसे तल्लुक तोड़ने का बात कर दिया। सोचो तो जनैया, वो किस तकलीफ में है। तुम्हारा लगाया हुआ आग में वो जल रहा है, राख हो चुका है उस आग में। वो तड़प रहा है, तुमको इसकी तरफ नजर क्यों नहीं आता? सिर्फ इस वास्ते कि तुम अमीर से नफरत करते हैं। बिना खानम की बातों पर रोशनैया खानम तड़प उठी थी। भाभी, कैसे हम इस लड़के से नफरत ना करें जो हमारे बबड़क से नफरत करता था। इसको जनानी बोलता था, इसको जानी बोलता था। जनानी वैसे वो जनानी नहीं सी, जानी सी। इससे तलाक मांगता था। रजनैया भड़ाई आवाज में चीखी थी। क्या नहीं था वो जानी? अमीना खानम ने जवाब संजीदगी से सवाल किया। अल्लाह का वास्ता भाभी, वो मर गया है। इसका जिक्र अच्छे लफ्जों से नहीं कर सकता, बुरे लफ्जों से भी ना करो, इसका रूह को तकलीफ होता होगा। रुजनिया कनम बढ़ाई आवाज में बोली। रुजनिया, इंसान को इसका पीछे इसका इमाल से याद किया जाता है। वो जैसे इमाल करके जाएगा इसका जिक्र भी वैसा ही होगा। फिरौन को हम आज भी फिरौन बोलते हैं क्योंकि वो फिरौन था रुजनिया, और वो फिरौन ही रहेगा। आज रोने तड़पने से क्या होगा रुजनिया, तुम इसका तरबियत करता, आज तुम रोता ना। तुमने इसका हर बुरा अमल हर पर्दा डाला रुजनिया। तुम इसका औरत का इज्जत तुम इसको औरत का इज्जत बताता कि बाहर का औरत भी इतना कीमती होता है जितना कीमती इसका बहन बहारे का इज्जत है। अमीना खानम की बातों पर रोज़नैया खानम शिद्दत से रो दी थी। रोज़नैया, अगर तुम्हारा बेटी को कभी हमारे शोहर सीढ़ियों से धक्का दे, गैर औरतों से जिस्मानी तल्लुक कायम करे और इस बात का अपनी बीवी के सामने नुमाइश करता फिरे, क्या तुम बहारे को कहेगा कि वो शहराम खान से तल्लुक बनाए रखे? तुम्हारे बेटे ने भी किसी औरत के साथ तल्लुक, बस रोज़नैया बस। एक लफ्ज नहीं रुजनिया, हमारा शराम का मुतल्लिक, हमारा शराम ने हमको सारा हकीकत बता दिया है। इस औरत के साथ इसका जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। इसने कभी इस औरत को गलत नजरों से भी नहीं देखा। वो इससे किसी मजबूरी में निकाह करने चाह रहा था, सिर्फ इस औरत को तोहफ्फुज देने के लिए। मगर इसे इस दिन ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पलट आया था। इस दिन के बाद इसने आज तक अपने बीवी को सफाइयां दिया है, इसे मनाया है। कौन करता है ऐसे? हमारे यहाँ तो मर्द दूसरा शादी करके पहली औरत पर ज्यादा अकड़ता है, दूसरा शादी का कसूर भी पहली औरत के खाते में डालता है। हमारा शेराम मुसलसल हमारे सामने इसे अपनी गलती कह रहा था। वो बार बार कह रहा था इसमें इसका कसूर था। तुम्हारा बेटे ने इस दिन के सामने इसका किरदार पर वार किया। वो पलटकर एक बार भी कह देता कि मैं इस औरत के करीब तुम्हारी वजह से गया, या कह देता वो निकाह करने चाह रहा था, गुनाह नहीं। मगर इसने आज तक लफ्ज नहीं बोला। सब जानता है तुम्हारा बेटी कैसा सलूक करता है शराब के साथ, इससे तलाक तक मांगता था, मगर वो आज भी यही कहता है कि इससे गलती हुई, इसे सब में इसका कसूर था, इसने अपने बीवी का दिल दुखाया। क्या हम कभी तुम्हारा बेटी और अपने बेटे के दरमियान आया? देखो वो लोग आज एक है। हमारा बेटा गोलियां खाकर मौत के मुंह से वापस आया, मगर इसके चेहरे पर रौनक है। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इसका रौनक, इसका जिंदगी, इसका बहारे है। और तुम्हारा बेटे का चेहरे पर मौत का वीरानी छाया है। नजर नहीं आता तुम इसको सुर्ख आंखों का इसका दर्द भरा चेहरा? कैसा माँ है तुम? एक बेटे को खोकर भी चैन नहीं मिला तुमको। अब लगता है एक और बेटे का जनाजा इस हवेली से रुखसत करना चाहता है। भाभी, अल्लाह का वास्ता ऐसे बातें ना करो, हमारा दिल फट जाएगा। रोजनिया खानम तड़पते हुए बोली। क्यों रजनिया, क्यों तड़प रहा है? असमन को हमेशा इसका बदला याद करवाया। तुमने कभी नहीं सोचा अगर असमन और जनान एक दूसरे पर गोलियां चला देते तो तब क्या तुम्हारा बदले का आग ठंडा हो जाता? एक बेटे को खोने के बाद दूसरा भी खो देती, कौन सा तुम्हारे बदले की आग को सुकून मिलता? तुम जानता है इस खईर ने घरों को उजाड़ डाला है, कब्रे ही कब्रे हैं हर तरफ। अब तो बंद कर दो ये सब, खुदा का वास्ता अपना नफरत खत्म करो। बाबर को जरा ना मारता तो कोई और मार देता। जो मर्द बाहर की औरत पर नजर रखता है, इसका मर्द का ऐसे ही खोने के बाद दूसरा भी खो देता है। जो मर्द बाहर की औरत पर नजर रखता है, इस मर्द का ऐसे ही जनाजा घर आता है, क्योंकि बाहर का औरत का भी महरूम रिश्ता होता है, महरम रिश्ता होता है। जो अपना औरत का इज्जत पर नजर रखने वाले का सीना चीरना भी जानता है। मीना खानम तनफ्फर भरे स्मार्ट अंदाज में बोलती चली गई थी। अश्विन अबीर को लिए अपने कमरे में दाखिल होते तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। वो नीम गनूदगी में थी, इसका जिस्म तपकर अंगारा हो रहा था, इसके बदन की तपश से अश्विन को अपना सीना जलता हुआ महसूस हो रहा था। अश्विन,
इसीलिए ये वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। है फिर वॉशरूम अच्छा शावर नीचे शायद लेके जाता होवे। असमंत हाँ वही। असमंत इसीलिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। रूप शावर ऑन करते वो बीट को गोद में लिए अपने सीने के साथ लिपटाए ही इसके नीचे खड़ा हुआ था। पानी की बूंदें पड़ते वो झटपटाई थी। वो इसे अपने सीने में कैद करते रो पड़ा था। शावर से गिरता पानी असमंत खान को भी भिगो रहा था, जिसमें असमंत खान के आंसू भी शामिल थे। वो इसे सीने से लिपटाए छत की तरफ देखते चीखें मार रहा था। आह! बचपन की फलक शिगाफ चीखें जैसे पहाड़ों का सीना चीर रही थी, जिसकी चीख और पानी की बौछार से भीड़ चटपटाए हुए इसकी शर्ट मुट्ठियों में जगड़े इसके साथ शिद्दत से लिपटी। वो गहरे सांस लेते, आंखें मैचे हुए थे। वो मुकम्मल होश में है ये महसूस करते असमंदी से अपने साथ लिपटाए बेआवाज अब रो पड़ा था। वो इसके सीने से मजीद लिपटी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अबीर माफ कर देगी असमंदी खान को अब। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। असफर ने इसे अपनी गोद से नरमी से उतारते इसे कमर से थामे खड़ा करते इसके वजूद से चादर उतार कर दूर उछाली थी। वो अभी भी इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। अब अपनी सुरमई गहरी आंखों से असफर इरफान को देख रही थी। असफंद दीवानों की तरह इसके चेहरे पर अपने हाथ फेरते इसके कमर पर बिखरे बालों को उंगलियों से सुलझा रहा था। कभी इसके आर्ज पर चिपकी लटे कान के पीछे उड़ाता, कभी इसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता। दीवानों की तरह इसका मजबूत कपकपाती उंगलियां इसके चेहरे को छू रही थी। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरे तन्हा अकेला मैं आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तो मुस्कुराए। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को ना चाहे। हाय, इतना मैं चाहूं तुझको, तुझको कोई ना इतना चाहे। हाय, असमंद इसके चेहरे पर हाथ फेरते नम आवाज में बोलते इसे अपने सीने से लिपटा गया था। अभी ने गहरे सांस लेते असमंद के हसार से निकलने की कोशिश की। वो इसे मजीद शिद्दत से खुद के साथ लिपटा गया था। अबीर इसके हसार में बुरी तरह झटपटाई थी। असमंद ने इसका झटपटाना महसूस करते इसे अपने हसार से अलग किया। अबीर अब गहरे सांस लेते इसे देख रही थी। दोनों शावर के नीचे भीगते एक दूसरे को देख रहे थे। असमंद कुछ पल इसे देखता रहा, फिर इसका चेहरा हाथों में बढ़ते इसके लबों पर झुक गया था। वो बहुत नरमी से कतरा कतरा इसकी सांसें पी रहा था। कतरा कतरा मैं गिरूं। इसकी कमर में हाथ डाले वो इसे खुद के साथ लगाए हुए था। अभी ने कांपते हाथों से इसे खुद से दूर किया। वो इसकी सांसों को आजाद करते इसका अब चेहरा दोनों हाथों में भरते इसके नकोश पर अपने लब नरमी से रखता चला गया था। असफर की आंखों से बरसते आंसू पेशावर की बूंदों में शामिल थे। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे मगर पानी की बूंदों में मिलते वो अपनी पहचान खो रहे थे। अबीर कुछ पल असफर का लमस अपने चेहरे पर बर्दाश्त करती रही, दूसरे पल वो इससे दूर चटक गई थी। अबीर, असफर ने इसे नरमी से पुकारते इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब किया था। असफर यार खान आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? हम अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। आप जानते हैं इन फिर दौड़ा पै गया। अबीर गहरे सांस लेते चुड़कते हिसाबों से बोली। वो फैसला कर चुकी थी अब नीली आंखों वाले खान को पनाहें कबूल ना थी। कैसे जुदा हो सकते हैं हम अबीर जब हम दोनों के दिल एक दूसरे के सीने में धड़कते हैं। मुझसे जुदाई में देखो तुम मरने वाली हो गई थी, मुझे देखो मैं भी मर रहा था। अगर जुदाई सच में मुकद्दरान ठहरी तो मर जाऊंगा। मत करो खुद पर और मुझ पर जुल्म। असमिन का लहजा इल्तिजाया हुआ था। माफ कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ माफ कर दूंगी। मेरे सवाल का जवाब दे। वही आहो सच सवाल ते विच ही रह गया सी। अभी ने गहरी सांस लेते इसका हाथ अपने सर पर रखा। असमन ने परेशानी से इसे देखा। आखिर क्या पूछना चाहती थी जिसके बाद वो इसे माफ कर देती? बताएं मुझे, अगर तराम खान की हवेली में लाला के बगैर मैं रात रुकती, क्या आपका यकीन आज भी मुझ पर कायम होता है? अच्छा यहाँ पर ना एक पीडीएफ मिस है, मैं उसको आपको वॉइस ओवर सुना देता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक पीडीएफ नहीं है, छोटी सी 4-5 लाइन होगी है। अबीर असफंदियार खान अपना हाथ खींचता इसे गिराहट से पुकार उठा था। गिराए मत, मेरा 15 मिनट वहां गुजारने से आप प्राइवेट जेट करवा कर आ गए। बताएं क्या आपके यकीन में दरार आती कि नहीं जब मैं पूरी रात राम की हवेली में गुजारती? वैसे एक सवाल तो उसने बड़ा टका के किया है। अबीर ने इसका हाथ दोबारा अपने सर पर रखा। नहीं आती, असफन जवाब देते निगाहें फेर गया था। मेरी तरफ देख कर बात करें असफंदियार खान, नजरें ना चुराएं। अबीर ने इस्तजाइया लहजे में कहते मुस्कुराई थी। असफर ने अपनी सर्द सुरख निगाहें अबीर पर गाड़ी। आप एक फरिश्ता मर्द है इतबार के मामले में, वरना शादी के बाद औरत पर इतबार करना बहुत मुश्किल है। वो मर्द को धोखा देकर अपने कपड़ों में सिलवटें डाल आए और मर्द को पता भी ना चले।
फिर कंजिया कहते हैं सजाइया मुस्कुराई थी। नहीं, असफर ने इसकी आंखों में देखते एक लफ्जी जवाब दिया था। अबीर इसके जवाब पर नम आंखों से सजाइया मुस्कुराई थी। मैं इन 7 महीने आपसे किसी मर्द का जिक्र करती, सिर्फ यही कहती, इससे मेरी फोन पर बातचीत है। क्या आप मेरी ये गलती है झूठ बर्दाश्त करते हैं? अबीर के सवाल पर असफर के गले में गिल्टी से भरकर मधुम हुई, रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। नहीं, असफर ने जबड़े भेजते कहा। अबीर की इस्तजाइया मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। आंखों की नमी आंखों की नमी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। मैं इस तरह किसी मर्द के साथ फेक तस्वीरें बनाकर आपको सेंड करती, क्या आप मुझे माफ करते हैं? अबीर के इस सवाल पर असमद इसके सर से हाथ उठाते पूरी कुव्वत से दीवार पर मुक्का मार बैठा था। फिर वो चीखते हुए मुक्का मारते चला गया था। अपना गुस्सा वो ऐसे उतार रहा था, स्वाग उठाने को कुछ नहीं कह सकता था। फिर कुछ पल इसे भीगी आंखों से देखते रही, फिर अपने नम आर्ज अपनी हथेली से रगड़ते वॉशरूम से निकल आई थी। असफर यार खान तेज तेज कदमों से इसके पीछे आया था। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी कि असफर से कलाई से खींचते इसके कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया। अंदर तुमने जो औरत के किरदार की जो हकीकत बताई, यकीन नहीं आता कि तुम एक औरत होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हो। असफर इसके बाल एक हाथ से नरमी से दबोचे इसकी आंखों में देखते गिराए। हकीकत बयान की है मैंने इसबंदियार खान, अबीर स्पॉट अंदाज में लहजे में इसकी आंखों में देखते बोली थी। गलत हकीकत बयान की है मिसेस इसबंदियार खान। अगर औरत और मर्द के दरमियान ये इतबार की डोरी इतनी ही कुछ होती कच्ची होती तो दुनिया का कोई मर्द अपनी औरत को छोड़कर 7 समुंदर पार ना जा पाता। वो अपनी औरत को इसलिए छोड़कर जाता है, इसे इस औरत पर इतबार होता है। वो मर जाएगी, कभी इसकी इज्जत को रुसवा नहीं करेगी। अरे, दूसरे मर्द के पास जाना तो दूर की बात, वो रात की तन्हाई में तन तनहा अकेली अब कभी अपने कपड़ों में सिलवट नहीं डालेगी। इतना एतबार होता है एक मर्द को अपनी औरत पर। बेशक ऐसे ही है। मेरे नजदीक औरत इतनी ही एतबार के काबिल होती है मिसेज असफंदियार खान। असफंद इसके चेहरे पर अपनी पुरतपिश सांसें छोड़ता गिराया था। अगर तुम तो राम की हवेली में रुकती मैं तुम्हारी गलती कभी माफ ना करता, मगर तुम पर एतबार जरूर करता। अब तुम मेरी इस सोच पर मुझे सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक मर्द को कह सकती हो, मगर मर्द जात ऐसी ही है, इसकी औरत इसका गुरूर होती है और वो अपने गुरूर में कमी बेशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम तराम खान की हवेली में रुकती तुम पर एतबार ना टूटता, मगर मेरा गुरूर टूट जाता। अगर मेरा गुरूर टूट जाता मैं दोबारा तुम्हारी तरफ पलट कर ना देखता, क्योंकि मुझे अपने गुरूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अगर तुम मुझे कहती तुम्हारे किसी मर्द से फोन पर बात होती है या दोस्ती है, मगर बात यह है कि तुम मेरे निकाह में रहते हुए कैसे ये कहते हुए क्या तुम्हारा गुरूर मिट्टी में ना मिल जाता? तराम की पसंदगी पर तुम्हारा खुद पर गुरूर मिलाना मिट्टी में। असमन ने तपते लहजे में सवाल किया। वो मुझे पसंद नहीं करता, आपको गलत फहमी हुई है। अभी रसमत यार खान की आंखों में देखते लड़खड़ाई आवाज में बोली, एक सच को तुम एक्सपेक्ट कर पा नहीं रही, मतलब कि छुपा नहीं सकती, मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि मेरा एतबार तुम पर खत्म ना हो। तो बताओ कैसे तुम मुझसे मर्द किसी मर्द का नाम लेकर झूठ बोल सकती हो, क्योंकि तुम एक औरत हो और ये होता है एक औरत का किरदार। हसबैंड इसके नम आंखों में देखते सजाइया मुस्कुराया। जब मर्द पर बाहर की कोई औरत मरती है वो मर्द की साथ के लिए तस्कीन का बायस होता है। वो दोस्तों में धड़ल्ले से ये बताकर फख्र महसूस करता है, मगर औरत को कोई मर्द पसंदगी से भी देखे तो औरत खुद को बताने से भी गुरेज करती है, खुद से इस बात पर नफरत करती है कि इसके मर्द के अलावा कोई ऐसे इसे पसंद कर सकता है। ये होती है औरत। वो इसकी आंखों में आंखें डालते एक एक लफ्ज बातें बोल रहा था। अगर तुम फेक तस्वीरें किसी मर्द के साथ बनाती और मुझे इस बात का इल्म भी होता ये तस्वीरें फेक है, मैं फिर भी तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला देता, तुम्हारी कब्र इस हवेली के पिछले लॉन में बनाता, क्योंकि ख्वाब में भी तुम्हें किसी मर्द के साथ देखने का सोच नहीं सकता। इतना ही पॉसेसिव हो, इतनी ही गैरत है मेरे दिल में तुम्हें लेकर, और ये गैरत मेरे अंदर मेरे खुदा ने डाली है। मेरे रब ने मुझे बताया है कि तुम्हारे निकाह में होते तुम्हारी और दुनिया के हर मर्द पर हराम है। असफन इसके बाल दबोचते फंकारा था। हबीर ने इसकी आंखों में देखते सिसकी ली थी। तुम्हारा सवाल ही गलत है मिसेस असफन यार खान, इतबार की बात करो, मुझे माफ नहीं करना मत करो, मगर आइंदा खुद के साथ कभी किसी गैर मर्द को मत जोड़ना। इस जराम का नाम अब मैं तुम्हारे लब्बों से कभी ना सुनूं, आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। असफन तंबी आवाज में बोलते गिराया था। ना पाक औरतें ना पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। मेरे रब ने ये बात भी खोल खोल कर अपनी मुकद्दस किताब में कही है। अबीर सर्द स्पॉट अंदाज में बोलते इसमत यार खान की आंखों में आंखें गाड़ गई। अबीर की बात पर असमत की आंखों में खून छलका था, गर्दन की रगें फूली थी।
वो इसके बाल मजीद शिद्दत से दबोए थे। इसका चेहरा अपने करीब करते अपने खून उतरी आंखें इसकी आंखों में गाड़ गया। मसामों से धुआं सा निकला था। आसमान गहरी सांसों से इसे देख रहा था। अबीर ने सिसकी लेते अपनी सुरमई आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। आंखों में आई नमी मुश्किल पीछे धकेली थी। आसमान इसे खुद के एहसार में आजाद करते दीवार के साथ धकेल गया था। वो दीवार में समाई गहरे सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में जकड़ गई थी। आसमान इसी लम्बे कमरे में बनी कबर्ड की तरफ बढ़ा। कबर्ड से अपना सूटकेस निकालकर बेड पर पूरी कुव्वत से पटका था। अलमारी से अपने कपड़े एक तो छोटी छोटी गल्लां ना सूटकेस कट के दौड़न वालियां गल्लां कर देंदे। इदां मैं छोटे ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ मैं ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं घरों दौड़ जाना मेरा सूटकेस कड्डो। ये भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी दौड़या नहीं सी। अपना सूटकेस निकालकर बेड पर पूरी कुव्वत से पटका था। अलमारी से अपने कपड़े वो एक एक करके निकालते इसमें पहनते सूटकेस की जिप बंद कर गया। अब भीड़ दीवार में स्माइल से देख रही थी। वो सूटकेस पकड़ती तेज तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास जाकर भारी कदम रुके थे। तुम्हारे रब ने बिल्कुल ठीक कहा, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। आज इस बात को मैं तस्लीम कर चुका हूँ। तुम्हें एक नापाक मर्द डिजर्व नहीं करता। आज के बाद तुम असमत यारखान का चेहरा नहीं देखोगी। नेवर एवर। लो, नवा कट्टा खुल गया। असवन पलटे बगैर सर्द आवाज में बोलते कमरे से निकल गया था। अबीर अपने बाल दोनों हाथ में जकड़ते जमीन पर दरवाजा नो बैठते घुटनों में मुंह दिए सिसक पड़ी थी। तू बेड़े हुंडो नहीं है जिन्हें उन्हें मिंतले कर ले इन्हें यकीन करो किसी बाड़ा ली औरत दे करदा उन्हें मान जाना से तू ना मन्नी। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी होगी। और क्या लगता है, क्या राय देते हैं आप इस नावल के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? मुझे ना सीरियसली बताऊं बोरिंग लगने लग गया बाकी ना। जितनी लड़ाइयां डालती है ना इतना नहीं लंबा चौड़ा होना चाहिए, बस यार एंडिंग करनी चाहिए। अभी भी इसकी थोड़ी एपिसोड्स रहती हैं उनके अंदर भी लड़ाइयां ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि खुशी के लम्हात तो बाजी डाल नहीं सकते। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और बताइएगा जरूर क्या आपको लगता है कि हस्बैंड और बीट की सुलह हो जाएगी या नहीं होगी। ये तो अब आगे जाकर ही पता चलेगा। लाजमी कमेंट में लाजमी बताइएगा अपनी राय। और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, अपने घर वालों का, अपने अजीजदारों का, और जो कोई आपके अजीज है लास्ट में अपने भाई के लिए लास्ट में दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज।